स्वागत है आपका आइडिया स्पॉट में। मैं हूं नगमा, मेरे साथ वारफ के चेयरमैन संजय जोशी। एक दशक हो चुके हैं रायसीना डायलॉग्स के, 10 साल पूरे हुए हैं और इन 10 सालों में ये एक ऐसा वैश्विक प्लेटफॉर्म रहा है जहां पर तमाम बड़े लीडर्स, ग्लोबल लीडर्स, थिंकर्स, पॉलिसी मेकर्स शामिल होते रहे हैं और यहाँ से नई दिशाएं, नए विचार निकलते रहे हैं। अब संजय, इस दफ़ा इसका नाम था काल चक्र और बहुत ही, मैं कहूँ तो ये बहुत रेलेवेंट था इस समय जो चल रहा है दुनिया भर में, कि कैसे कहीं कोई अंत या शुरुआत नहीं नज़र आती, लेकिन घूम कर चीज़ें वहाँ पे वापस आती हैं। तो समय का जो पहिया है वो किस तरह से घूम रहा है, तो इसमें अब ये आखिरी दिन है, क्या क्या मोटी बातें रहीं, सार क्या निकला इसका? देखिए, इस वर्ष की जो थीम थी वो कालचक्र थी और कालचक्र सिर्फ पहिया नहीं है। कालचक्र पहिए से बहुत आगे की थिंकिंग है, फिलॉसफी है, जो कि बौद्ध धर्म में है, हिंदू धर्म में है। कालचक्र क्या होता है? तो कालचक्र सिर्फ पहिया नहीं है। पहिया तो जो भी हो, समय जैसे तीर की तरह आगे चलता है, हमेशा प्रगति की तरफ चलता है, ऐसा सोचा जाता है। जो पाश्चात्य दर्शन में समय ऐसे नहीं चलता है, सीधे तीर की तरह नहीं जाता है। पहिया भी जब घूमता है तो सीधे ही चलता है, या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा। कालचक्र पहिए से भी कई कदम आगे है। कालचक्र में जो है पहिया, जैसे एक सैलाब आता है, तूफान आता है, चक्कर घूमता है, तो चक्कर एक तरफ तो बड़ा होता जाता है, फैलता जाता है, तहस नहस करता जाता है चीज़ों को। दूसरी ओर अब चक्कर छोटा हो सकता है जी, चीज़ों को आपस में और निकट ला सकता है, पर इतना भी निकट ला सकता है और इतना भी कंट्रोल कर सकता है कि अल्टीमेटली, जैसा फिजिक्स में होता है ना, कि एक ब्लैक होल में उसका अंत हो जाता है और सब चीज़ फिर डेड। ब्लैक होल से तो रोशनी भी बाहर नहीं निकलती है, ज्ञान भी बाहर नहीं निकलता है, कुछ भी बाहर नहीं निकलता है, तो वो तो एक सन्नाटे की दुनिया बन जाती है। तो कालचक्र इन दोनों चीज़ों का बैलेंस है कि कोई भी काल हो, कोई भी समय हो, कोई भी स्थिति हो, इन दोनों एक्सट्रीम्स का समागम करते हुए जब तक चलती है, जब तक बैलेंस करके चलती है, कालचक्र कंट्रोल में रहता है। अगर कालचक्र बहुत ज़्यादा विस्तृत हुआ, बहुत ज़्यादा फैला, तो एनार्की, डिसऑर्डर, जैसे हम सोसाइटी में देखते हैं, लोग छिन्न भिन्न, आपस में एक दूसरे से भेदभाव, डिस्कॉर्ड, महाभारत, ये सब शुरू हो जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया तो विपरीत दिशा में जाना शुरू हो जाता है। तो जो एक बैलेंस है वो है सीक्रेट कालचक्र का। और जो हर एक का समय है, हर चाहे एक मनुष्य का जीवन है या किसी सोसाइटी का जीवन है या किसी प्राणी का भी जीवन हो, इसी कालचक्र के बीच में चलता रहता है। तो जो लीडरशिप है, जो सोचते हैं इसके बारे में, जिनको फैसले करने हैं, जिनको इसके बारे में सोचना है, उनको वही बैलेंस मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी होता है। और आज हम एक ऐसे समय में हैं जहाँ जो वो बैलेंस है दुनिया में, वो हम देख रहे हैं कि थोड़ा अस्थिर हो रहा है। और ये अस्थिर होते होते ऐसा ना हो कि सबके नियंत्रण से बाहर चला जाए। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये जो डायलॉग शुरू हुआ, कालचक्र, हमने 2025 में, 2025 में इस थीम के साथ इसका प्रारंभ किया जी। और ये अगले साल भी होगा। कालचक्र भी खत्म नहीं होने वाला है, कालचक्र कभी खत्म नहीं होता है। ये कालचक्र निरंतर चल रहा है और आपने सही कहा कि वो उस तीर की तरह नहीं होता जो सिर्फ आगे बढ़ता है, और उसका मतलब आपने समझाया। तो ये एक ऐसा वक्त है जहाँ पर दुनिया के कई इलाकों में, कई क्षेत्रों में युद्ध है, टकराव है, जिसका कोई अंत नहीं दिखता, बल्कि अभी जो शांति की बातचीत चल रही है, युद्धबंदी की बातचीत चल रही है, वो उस युद्ध से कहीं ज़्यादा उलझी हुई दिखती है। चाहे हम रूस यूक्रेन की बात करें या हम इधर इजराइल और गाज़ा की बात करें। तो ऐसे में जब ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं, ये कालचक्र कितना रेलेवेंट इस समय लगता है आपको? जी हाँ, कालचक्र इसलिए ज़्यादा रेलेवेंट है कि देखिए, किसी भी चीज़ का आपको परफेक्ट सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आज की तारीख में देखिए, मैं फिर अभी जब बात करता हूँ तो सब लोग रामायण की बात करते हैं, मैं महाभारत की बात करता हूँ जी। जो दर्शन महाभारत का है। महाभारत में सही और गलत का फैसला नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। महाभारत में जो द्वंद्व है, परिवार के बीच द्वंद्व है, राजों के बीच द्वंद्व है, इट इज़ लोगों के आपस के रिश्ते टूट रहे हैं, गुरु और शिष्य के बीच में द्वंद्व है। गुरु भी सही नहीं है, गुरु भी गलतियां करते हैं और गुरु कई बार अपनी सोच से सही डिसीजन लेते हैं। भीष्म पितामह ने बहुत
अपनी अपनी तरफ से बिल्कुल सही डिसीजन लिया और कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा, लेकिन उसके जो परिणाम हुए आगे जा कर के वो बिल्कुल विपरीत हुए। तो ये जो चॉइस है, जो हम लोग किसी समय में कुछ भी चॉइस लेते हैं, हम कहते हैं कि ये सही मार्ग है, ये कह पाना कि कौन सा सही मार्ग है बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में कैसे स्थिर रह करके कहाँ पर डिसीजन लिया जाए, और ये जानते हुए कि जो भी हम फैसला लेंगे वो सबको संतुष्ट नहीं करेगा। युद्ध का अंत क्यों नहीं होता है? संतुष्ट दोनों साइड नहीं होती है। एक को लगता है कि मेरे साथ गलती हुई है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन वो तो फिर युद्ध ऐसा एक निरंतर चलता ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं युद्ध रोक करके जो असली युद्ध वो बातों का युद्ध हो, वार्तालाप का युद्ध हो, और उसके बीच समाधान निकले, वही सही रास्ता है इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का। नहीं तो उसी में हम लोग फंसे रहेंगे। तो जो यहाँ पर मैसेज आया, जो असली वास्तव में अगर आप देखें, जितने थीम्स को देखें, यहाँ पर जो बातें हुई, जो 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 शक्ति है रायसीना का, जो हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया, जो असली शक्ति है वो ये है कि यहाँ पर हर आदमी, हर देश, चाहे कोई भी हो, आज अगर आप यूरोप में जाएं तो कुछ तरह की बातें तो हो ही नहीं सकती हैं। आप वहाँ जाके रूस का नाम ले ही नहीं सकते हो, आप पिट जाओगे। लोग आपके कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट कर जाएंगे, सुनना नहीं चाहते हैं। और यूरोप तो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो अपना, अगर यूरोप का इतिहास देखें तो यूरोप में द्वंद्व ज़्यादा रहा है, शांति बहुत कम रही है। अगर आप शुरू से इतिहास ले लें, रोमन एम्पायर से लेकर के देख लें, ये द्वंद्व 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 द्वेष, यही क्लेश, यही यूरोप में चलता रहा है। और बहुत छोटे छोटे पीरियड्स आए हैं, साइकिल्स आई हैं, काल आए हैं जिसमें यूरोप में शांति रही है। और ये पिछले कुछ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जो कि बहुत भयानक युद्ध था, शांति कुछ वर्ष रही, कुछ दशकों तक रही है। अब फिर यूरोप उसी आग में झुलसने को तैयार हो रहा है। तो इसका कहीं तो अंत करना पड़ेगा। और कैसे अंत होगा, वो अंत कैसे होगा, उसी प्रयास में कुछ लोग लगे हुए हैं, कुछ लोगों को प्रयास पसंद नहीं आ रहे हैं। ट्रंप ने कुछ शुरुआत की हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। तो देखिए, इसका जो भी सोल्यूशन निकलेगा आसान नहीं निकलने वाला है जी। पर युद्ध रोक करके वार्तालाप हो और सॉल्यूशंस आखिर में जाकर जो रास्ते हैं वो रीनिगोशिएट होते रहेंगे। लेकिन युद्ध का अंत ज़रूरी होता है, युद्ध में युद्ध विराम लगना बहुत ज़रूरी है। तो इसी युद्ध विराम की कोशिश 2 क्षेत्रों में इस समय हो रही है, और जैसा आपने कहा कि ज़रूरी ये है, और ख़ास करके रायसीना डायलॉग्स का ये जो पटल है वो ऐसा है जहाँ पर बातचीत की गुंजाइश है, जो बहुत कम जगहों पर अब रह गई है। आपने यूरोप की बात की कि वहाँ, या आपने रशिया की बात की कि आप यूक्रेन की बात करेंगे तो वहाँ पे पसंद नहीं की जाएगी, और वैसे ही दूसरी तरफ भी। पर यहाँ पर सभी देशों के लोग आकर डिफरेंसेस के बावजूद अपनी बात करते हैं, एक बड़ी बात है। अब इन 3 दिनों में कालचक्र के तहत जो बातचीत हुई है, तो अपने इन दर्शकों के लिए जो अभी हमें देख रहे हैं, क्या मोटी बातचीत रही है इसमें, किन किन कौन से मुद्दे फोकस रहे हैं? एक ऐसा समय भी है जब भारत और यूरोपियन यूनियन की पार्टनरशिप को लेकर काफ़ी उम्मीद है, बहुत उत्साह है। वॉन डर लेyen जब यहाँ पर आई थी उसके बाद ख़ास तौर पे, तो वो भी एक फोकस में रहा। और इधर रूस और यूक्रेन, तो उससे बातचीत का कुछ निष्कर्ष तो नहीं निकला, लेकिन क्या बड़ी बातें यहाँ पर रही हैं? देखिए, जो बड़ी बातें रही हैं, एक तो जो मुख्य इसके मैं नतीजे तो नहीं कहूँगा, कि सबसे पहले जो वार्तालाप यहाँ पर चलते रहे हैं। देखिए, वॉन डर लेyen आई, रूस के लोग, कई लोग जो हैं यूरोप से बराबर आते रहे हैं, बातचीत होती रही हैं। और ट्रंप के आने के बाद एक ट्रेड के बारे में, व्यापार के बारे में एक द्वंद्व शुरू हो गया है, टैरिफ्स को लेकर के, जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। तो जिसमें एक तरीके से जो एक पुराना सिस्टम बना हुआ था, यूरोप और अमेरिका एक बात करते थे, एक मुंह से बात करते थे, उसमें कहीं एक दरार आई है। तो यूरोप बहुत चिंतित है, परेशान है। तो यूरोप भी इस वक्त कोशिश कर रहा है, और यूरोप कोशिश कर रहा है कि कैसे कैसे नए पार्टनर्स बनाए जाएं, कैसे कैसे नए ट्रेड रूट्स बनाए जाएं। तो एक जो ग्लोबलाइजेशन का एक दौर चला था, जिसमें एक विराम लग गया था 2008 के बाद, जो थोड़ा पीछे हटने लगा था, लेकिन वास्तव में उसका अंत नहीं हुआ। वो एक ढंग से चलता रहा, लेकिन वो रीजनलाइज हो गया। जो छोटे छोटे देश हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, आसियान हो गए और बाकी देश हो गए, आरसेप साइन हुआ, भारत यूएई के साथ गया, I2 U2 बना, इस तरह की कई और कोलिशंस बनते गए। ब्रिक्स ने अपनी शक्ति अपनाई, G2 बहुत सफल रहा, भारत का ने जो G2 किया था, G20 सॉरी, जो G20 क्या हुआ थे। तो आप देखते हैं कई तरीके के कोलिशन सामने आने लगे थे कुछ समय से, ट्रंप के पहले से आने लगे थे। तो उनको कई मायने में बल मिलता है
उन तरीके कोalitions को। और ऐसा नहीं कि सब करने से अमेरिका की जो एक अमेरिका अभी भी विश्व की एक सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अमेरिका का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं कि रिश्ते अमेरिका से टूटेंगे इसकी वजह से। रिश्ते फिर भी कायम रहेंगे, रिश्ते रिनेगोशिएट होंगे। उनके बीच में कहाँ रास्ता निकालना है, किस तरफ जाना है, वो दौर अभी लंबा चलने वाला है। लेकिन उस दौर का रास्ता कैसे होगा, और अगर अमेरिका फर्स्ट की बात होती है तो हर देश भी अपने बारे में सोचता है कि मैं भी फर्स्ट हूँ, मुझे अपने बारे में सोचना है। तो एक प्रैग्मेटिज्म ट्रेड के बारे में जो आ रहा है वो मैं कहूँगा एक तरीके से अच्छा है। और वो प्रैग्मेटिज्म आकर के अगर हम लोग अब निगोशिएट करते हैं, यूरोप के साथ भी करें, ऐसा नहीं कि यूरोप के साथ निगोशिएशन नहीं चलने वाला है। यूरोप के साथ भी हमारा निगोशिएशन, और यूरोप के देशों के साथ ही, भारत ऐसा नहीं कि ईयू के साथ ही करने वाला है। ट्रंप ने एक रास्ता दूसरा भी दिखाया कि बायलैटरल डील वो ज़्यादा करने पसंद करते हैं, एक ग्रुप में निगोशिएट नहीं करना चाहते हैं। यूरोप एक तरीके से ग्रुप में निगोशिएट करना चाहता है, लेकिन यूरोप के कई राष्ट्र अलग अलग से भी एफटीएस करने में हमारे पास आते हैं। फॉर्मर यूरोप तो ब्रेक्सिट हो गया, इंग्लैंड से बड़े ओवरचर्स आते हैं, फ्रांस से आते हैं, दूसरे देशों से आते हैं कि कैसे ट्रेड एग्रीमेंट्स हम लोग के आपस में किए जाएं, कैसे इनको बढ़ोतरी मिली जाए। तो एक जो विश्व का जो व्यापार है उसमें डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो, एक तरीके से फैलाव ज़्यादा कैसे हो, किसी एक क्षेत्र पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा नहीं हो, ये सारी जो वार्तालाप हैं वो अब शुरू हो रहे हैं देशों के बीच में। और इसके बीच में एक वार्तालाप ये भी महत्वपूर्ण रहा होगा कि खास करके इस समय जब आपने ट्रंप और अमेरिका की बात की, तो कैसे इकोनॉमिक्स जो है वो पॉलिटिकल है, कैसे वेपनाइजेशन एक तरह से फाइनेंस का हुआ है, उनका जो टैरिफ वॉर, जो एक टैरिफ युद्ध उन्होंने छेड़ा है देशों के साथ, जिस पर वो निगोशिएट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं, भारत को भी वो खतरा वहाँ पर अभी जूझ रहा है। तो ये भी बातें, ये एक बहुत उभर के आई होंगी। वेपनाइजेशन तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ हुई है। वेपनाइजेशन का ही नतीजा है कि ये वार्तालाप शुरू हुए हैं। तो कम से कम जो भारत के देश हैं, जो जिसको हम साउथ बोलते हैं, जो कई सारे और देश हैं, एशिया के, आसियान के देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, मिडल ईस्ट के देश हैं, वो एक तरीके से एक नए सिरे से सोच रहे हैं कि इस नए कॉन्फ़िगरेशन में जो बन रहा है कहाँ कहाँ संभावनाएं हैं, कैसे कैसे उनके बीच में से निकला जाए। और कई सारी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, यहाँ भी हुई हैं, बाहर भी हुई हैं, इस डायलॉग के दौरान भी हुई हैं। तो मैं कहूँगा कि इस कालचक्र में ऐसा नहीं है, कहीं सब कुछ बुरा नहीं है। हर कालचक्र की जो ख़ास बात है कि एवरीथिंग कंटेन्स अ सीड ऑफ इट्स ऑपोजिट। जब कालचक्र फैलता है तो उसको वापस समेटने के लिए भी शक्तियाँ लग जाती हैं, केंद्रित करने के लिए शक्तियाँ लग जाती हैं। तो वही हम दौर देख रहे हैं, एक तरफ से फैलाव हो रहा है, एक तरफ से नया केंद्र पाने की एक कोशिश हो रही है, एक होड़ शुरू हो गई है, जो मैं कहूँगा एक अच्छी बात है। उस हिसाब से वेपनाइजेशन भी अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल, जो पॉलिटिकल अपहीवल जो वेस्ट में है, उथल पुथल है, वैसे में आपने साउथ की बात की, तो ब्रिक्स की रेलेवेंस और उसके इर्द गिर्द किस तरह का संवाद रहा है, क्या उससे उस चुनौती को अब लेकर आगे बढ़ना है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी की? देखिए, ब्रिक्स हो गया या कई सारे, सिर्फ ब्रिक्स नहीं है। ब्रिक्स ऐसा नहीं कि ब्रिक्स बाकी किसी संस्थाओं को या मल्टीलैटरल एजेंसी को रिप्लेस करेगा। ब्रिक्स की अपनी कमियाँ हैं, ईयू की अपनी कमियाँ हैं, हर एक की अपनी अपनी कमियाँ हैं, यूनाइटेड नेशन सिस्टम की अपनी कमियाँ हैं। तो इन सब के बीच में निगोशिएट करते हुए हर प्लेटफॉर्म एक संभावना देता है, पॉसिबिलिटीज़ देता है, कुछ नए लोगों को साथ लाता है। तो ये कोलिशंस जो बनते जाते हैं, जो मैं कहूँगा कि कुटुंब छोटे, अभी आज आपने ब्रिक्स में बैठ करके कहीं चीन से वार्तालाप कर लिया, रूस से वार्तालाप कर लिया, कहीं और बैठ करके यूरोप से वार्तालाप कर लिया, तो हम पॉसिबिलिटी सबको मिलती जाती है। ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं, बढ़ रही हैं, इनका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो आगे जा रहा है। तो संभावनाएं और बढ़ी हैं, तो संभावनाएं बढ़ रही हैं। और हम लोगों को पूरी अगर दुनिया को देखें, कई देशों को देखें, तो नए तरीके से सोचने की, नई संभावना के बारे में सोचने के लिए एक दर्शन मिल रहा है। नहीं तो सब लोग बड़े एक ढंग से सेटल्ड में थे कि भैया ये तो बिजनेस एज यूजुअल है, चलता रहेगा, ये बताएंगे हमको क्या करना है। अब ये ऐसा नहीं है, अब हमको राह खुद देखनी है, अपनी राह खुद बनानी है, जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी राह खुद बनानी और नई राह देखनी, और नई राहें निकल रही हैं इसमें से, और संवाद जो चल रहा है उसमें से और दिशा और दर्शन सामने आ रहा है। धन्यवाद आपका।